Uh, Class 10th, good morning. You are studying about the manufacturing industry. In manufacturing industry, next topic is aluminum smelting. Aluminum smelting में the second most important metallurgical industry in, and bauxite is the raw material for making or manufacturing the aluminum. It is good conductor of the electricity, very light industry. इसके बाद 8 and more more than 8 aluminum plant over here. This is according to 2004. ये जो है 2004 के अकॉर्डिंग हम जो है 8 से भी अधिक वहाँ पर प्लांट से आज भी एक संख्या उसकी बढ़ रही है लगातार, इसीलिए मोर देन 8 लिख सकते हैं और 2004 भी लिखेंगे। इसके बाद रेगुलर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, भारत में इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों से होती है, वायर से होती है, आपको पता ही है। इसके बाद 2004 में हम इन 2004 600 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करते थे प्रतिवर्ष काय का, एल्यूमिनियम का। तो एक बड़ी इंडस्ट्री है, सिग्निफिकेंस रोल की इंडस्ट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी में लीड करने वाले वायर से बनते हैं, कॉपर से सस्ते भी होते हैं। इसके बाद केमिकल इंडस्ट्री, देखिए केमिकल इंडस्ट्री में फटाफट दो होते हैं, यहाँ देख लीजिए केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में 1 2 एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है उसका 3% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, 3% जीडीपी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद में, और इसका जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का यूटिलाइजेशन है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का जो हमारा पार्ट है या इसकी हिस्सेदारी है भारत की जीडीपी में, वो है 3%। हाँ ओके, तो 3% जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है और थर्ड लार्जेस्ट एशिया में ऑक्युपाइज करता है, एशिया में तीसरा और पूरी दुनिया में 12वां, एशिया में तीसरा, थर्ड अपॉन एशिया, ऐसा लिख लो, एंड 12th वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 12वां स्थान, एशिया में तीसरा स्थान रखता है। दिस इज द केमिकल में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इन द केमिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का पार्ट बता रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपसे ऑर्गेनिक केमिकल्स में, पेट्रोकेमिकल्स वेयर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सिंथेटिक फाइबर, है ना, पेट्रोकेमिकल का यूटिलाइज होता है, इंक्लूड पेट्रोकेमिकल। और इसके साथ अब आ जाओ और इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड और प्लास्टिक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, केमिस्ट्री वाला है भैया ये, तो ये एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ये कह लो कि जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में शायद सोप वोप सब बनते हैं, इनऑर्गेनिक में सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर्स एटसेट्रा ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देख लो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मोस्टली यूरिया और डीएपी, ये कह लो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ चढ़कर है, एक लार्जली पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इमेजिन करते हैं कि इफ लैक ऑफ द फर्टिलाइजर, सो नॉट गुड प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर बाय यूजिंग HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड ऑल्सो द कहना चाहिए हाई इरीगेशन एंड द फर्टिलाइजर ऑल्सो। फर्टिलाइजर बहुत लीड रोल रखता है, हालांकि फर्टिलिटी कम होती है फिर भी हम उसका यूटिलाइज करते हैं। इन पंजाब हाई लेवल पे HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर, केमिकल यूटिलाइजेशन
और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का बहुत बड़े लेवल पे यूटिलाइज किया जाता है। So we want, if we want the more production, then we have to use the highly HYB seed, या कहेंगे कि हमें बहुत ही बड़े स्तर पे उसका फर्टिलाइजर या इरिगेशन करना पड़ेगा, चाहे कॉस्ट ऑफ द ओवर इरिगेशन वो हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए। पिछली बार 2019 में आया था डायरेक्टली ओवर इरिगेशन का किस किस प्रदेश में भारत में होता है, तो बोलेंगे पंजाब, ड्यू टू ओवर इरिगेशन। क्योंकि जब ओवर इरिगेशन करेंगे मतलब मेरे मन में होगी कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, सीधी बात है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हाई इरिगेशन, HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टी पेस्टिएंट, डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड हम उसमें अपनाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, आपने पता होगा नेशनल मूवमेंट में पढ़ा होगा कि पढ़ा क्या होगा, मैंने पढ़ा ही है, ठीक है। उसमें डायरेक्टली बोला था कि हम ज़्यादा उत्पादन के खिलाफ हैं, हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना फर्टिलिटी पावर कम होती चली जाएगी। ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं है। सो वी यूज ओनली एंड ओनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद जो DAP और यूरिया का जो प्रोडक्शन है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में भारत का स्थान है वो है आपका तीसरा, थर्ड नाइट्रोजीनियस और फर्टिलाइजर जो है अमोनिया जैसे उत्पाद हैं, अमोनियम और जो आपका नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर मेनली यूरिया, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है भैया, देखो यूरिया है ना, ये है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो वो वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारत में यूरिया का प्रयोग होता है एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग द प्लांट। आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे फार्मिंग से बिलोंग कर रहे हैं, वी बिलोंग टू फार्मिंग फैमिली एंड तो वही चीज़ है कि अगर जो यूरिया का यूज़ है वो ज़्यादा होता है एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग द प्लांट, पौधे के बढ़ते वक्त हमें यूरिया का यूटिलाइज करना पड़ता है, उससे हमें उसको जो है अमोनिया कहते हैं मिलती है। तो जैसा भी होता है उसमें एक ग्रोइंग होती है प्रॉपर। केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा इसमें होगा नाइट्रोजन का क्या यूटिलाइज है, तो मतलब ये समझ लीजिए पौधे के ग्रोथ के लिए ये प्रॉपर चाहिए, ठीक है। और जो DAP का प्रयोग होता है वो एट द टाइम ऑफ सीडिंग, सोन बुवाई के टाइम पे। नेक्स्ट वन 57 फर्टिलाइजर यूनिट भारत में, इसके साथ नाइट्रोजीनियस की 29 और 9 DAP की, 29 नाइट्रोजीनियस और 9 DAP की है। 68 अदर यूनिट जो छोटे छोटे यूनिट हैं जिसमें से 10 और मोर पब्लिक यूनिट हैं। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट के हैं, सरकार के अधीन है, बाकी प्राइवेटेड है। इसके बाद जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, हाजिरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाजिरा इन गुजरात, जे भी मैप का क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए हाजिरा इन गुजरात, हाजिरा जे है आपका जीजे गुजरात में। ये दिस इज मैप क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाजिरा कहाँ पर है, या हाजिरा जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, आप जो है लोकेट करिए। ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, मतलब फर्टिलाइजर की कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है। तो इंडिकेट करो भारत के पॉलिटिकल कहना चाहिए आउटलाइन, अरे इंडिकेट द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, द हाजरा एंड जगदीशपुर करके आता है, वो हाजरा की अकेली आ जाएगी। तो हाजरा गुजरात की इंडस्ट्री को आप जो करिए, गुजरात नहीं बोलेगा आपसे, केवल हाजरा बोलेगा, नाम बोलेगा, क्योंकि गुजरात बोलेगा तो आप फटाक से लिख दोगे, ठीक है। ओवरऑल अब हम बात करें ये कहाँ कहाँ है, किस किस उसमें है, किस किस स्टेट में है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड केरला, ये इसके स्टेट हैं जहाँ पर मोस्टली ये इंडस्ट्रियाँ पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इंडस्ट्री है आपकी सीमेंट इंडस्ट्री। देखो सीमेंट इंडस्ट्री को, सीमेंट इंडस्ट्री yeah, that you know about all these manufacturing by the cement
by the iron, by the concrete and bricks. So main role of the cement, सबको जोड़े रखता है, सबको कनेक्ट करे रखा है, बांधे रखता है। सीमेंट जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है बिल्डिंग के लिए। और इसका जो रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन, जिप्सम और हैवी रॉ मटेरियल्स भी होता है। लाइमस्टोन, जिप्सम और सिलिका, एल्यूमिना। लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, एल्यूमिना। फिर से सुन लो, लाइमस्टोन, सिलिका, gypsum, alumina are the raw material for making lime or cement. सीमेंट इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज होते हैं और ये हैवी रॉ मटेरियल्स होते हैं। और फर्स्ट केमिकल प्लांट जो है चेन्नई 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था। द फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री 1904 इन चेन्नई। सही है? ओके, क्लियर है कि नहीं है? मतलब 1904 में भारत में सबसे पहले द फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री, फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश ओवर हियर इन चेन्नई। 1904 आता है पेपर में। पहली सीमेंट का कारखाना भारत में कहाँ पर लगाया गया? तो बता दीजिएगा कि पहला कारखाना भारत में लगाया गया था चेन्नई में। इसके साथ देर आर 128 लार्ज एंड 332 मिनी। 128 भारत में, मोर देन 128 लार्ज एंड 332 332 मिनी इंडस्ट्री हैं सीमेंट की इंडिया में। इसके साथ अवेलेबल मार्केट जो बाहर भी भेजते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट भी करते हैं या इसके, और जाता है ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। और इसके साथ साउथ एशिया। अपार्ट फ्रॉम लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री, भारत के साथ एक लार्ज डिमांड है उसकी कंट्री की। बंद करिए, ये कौन है? लार्ज डिमांड है इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री की। और सीमेंट इंडस्ट्री ये कह लीजिए कि एक हाईली एक बड़े रोल में होता है, इम्पोर्टेंट रोल में होता है और सिग्निफिकेंट रोल में होता है। तो अब आ गए हम लोग सीमेंट तक। एक अगला है हो गया, इसका भी क्लियर है। एक चीज इससे पूछी जाती है कि फर्स्ट इंडस्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश करी गई? चेन्नई 1904। इसका किन्हीं दो रॉ मटेरियल्स के नाम बताइए एग्जामिनेशन में, तो बता दीजिएगा सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन से सीमेंट, लाइमस्टोन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। क्वांटिटी ऑफ द लाइमस्टोन एक ग्रेटर देन ऑल दी सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम से ज़्यादा होती है और ये ऐसे बनता है। इसके साथ है अगली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? जानते कि नहीं जानते? ऑटोमोबाइल, ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में जितने भी 1, 2, 3, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर एंड ट्रक्स एंड बसेस, जितने भी ऑल दीज व्हीकल्स मेड इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज नोन एज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Just like truck, buses, cars, motors, cycles, scooters, three-wheeler and multi-utility vehicles manufactured in India at various center. दूसरी चीज, this industry had experienced quantum jump less than 15 year. ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो देख लीजिए कि भारत में 15% मतलब पिछले 15 सालों में इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से बूम किया है। इट सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट। तो ये शायद पिछले बार का या उसका कंफर्म तो डेट नहीं है, लेकिन इसकी पिछली बार शायद आया था या इसके पहले। वो कह रहा था इंडिया 15 ईयर में जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसने बहुत बड़े स्तर पे बूम किया है। सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट, कहेंगे यस, सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट
by provided the manufacturing by the private sector or the government sector. So manufacturing increase, industrialization increase, and automobile boom by with the help of MNC, मल्टीनेशनल कारपोरेशन के सहारे और भी प्राइवेटाइजेशन इन्वेस्टमेंट के सहारे बूम किया है सारी की सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। 2000 के पहले मेरे ख्याल से इतनी सड़कों पे गाड़ियां नहीं दिखती थी, आज दिखती हैं। साफ जाहिर है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में बूम कर रही है, पूरी दुनिया में भी कर रही है, इसीलिए तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं मैंने बोला है डेवलपमेंट और डिस्ट्रॉयड दोनों भाई हैं, वो साथ साथ चलेंगे, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। विकास और विनाश एक ही साथ चलते हैं। ज़्यादा विकास की तरफ जाएंगे तो विनाश बोलेगा, कोई बात नहीं है। वही कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा अगर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें नुकसान होगा, लेकिन डेवलपमेंट तो चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट कैसा? वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू हैव टू नो। आप याद रखिए, आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनेशनल जो अर्थ समिट में बोला गया, रियो डी जेनेरियो में बोला गया, वही बता रहे हैं 1992 में ब्राजील में, और भी रोम कन्वेंशन में बोला गया, ब्रॉडलैंड कमीशन ने बोला, महात्मा गांधी फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी स्मॉल इज ब्यूटीफुल में बोला गया। तो ओवरऑल हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है और हम सबको इसके साथ काम करना होगा। थैंक यू सो मच।